वॉशरूम का भारी दरवाजा खोलकर जैसे ही मायरा बाहर उस शांत कॉरिडोर में आई, उसके चेहरे की वो खौफनाक और बागी स्माइल एक भयंकर झुंझलाहट में बदल गई। उसने अपनी उंगलियों से अपने जॉलाइन पर बहते खून को रफ तरीके से पोंछा और उसे देखकर गुस्से में बड़बड़ाने लगी। साली साइको औरत! मायरा ने अपने दांत पीसते हुए हवा में ही अपना गुस्सा निकाला। प्यार उस घमंडी डिक्टेटर से करती है, उसके बिस्तर पर जाने के सपने देखती है और लड़ने मुझसे आ गई। अरे हिम्मत है तो जा ना, उस रुद्राक्ष राठौर का कॉलर पकड़। मुझसे क्या अपनी डिजाइनर हिल घीस रही है? बेवकूफों का पूरा खानदान भरा है इस हवेली में। उसे अब उस महफिल में जाने या उस भारी एम्ब्रॉयड गाउन को पहनकर रुद्राक्ष के साथ परफेक्ट कपल का झूठा ड्रामा करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं बची थी। उसे इस दिखावे से, इस अमीरजादों वाली बकवास से अब हद से ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। उसने आखिरी बार उस मेन हॉल के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से सिंडिकेट के लोगों की आवाजें आ रही थी, और एक गहरी झुंझलाहट भरी सांस लेकर उल्टे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। तभी हवेली के एक पिलर के पास से मारिया गुजर रही थी। मारिया की नजर जैसे ही मायरा पर पड़ी, उसके कदम वहीं जमीन में गड़ गए। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। मायरा के उस खूबसूरत गोरे चेहरे पर गर्दन तक बहती हुई खून की वो सुर्ख लाल लकीर, मारिया का तो जैसे दिल ही काम करना बंद कर गया। मैडम! मारिया के हाथ से पकड़ी हुई ट्रे लगभग छूटने ही वाली थी। वो पागलों की तरह भागकर मायरा के पास आई। ये खून! हे भगवान, ये आपको चोट कैसे लगी? बॉस देखेंगे तो वो हवेली में लाशें बिछा देंगे। अरे मारिया, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, कोई खून की नदियां नहीं बह रही हैं। मायरा ने मारिया के उस ओवर रिएक्शन पर अपनी आंखें घुमाते हुए बहुत ही कैजुअल और चिढ़े हुए अंदाज में कहा। उसे सच में इन लोगों के इस ड्रामे को कॉप हो रही थी। बस एक छोटी सी खरोच है, तुम फालतू में पैनिक मत करो। बस किसी मेड से कहकर एक फर्स्ट एड किट मेरे कमरे में भिजवा दो। मारिया अभी भी कांप रही थी। लेकिन मैम, बॉस को क्या जवाब दूंगी? वो तो आपको हॉल में। हाँ तो अपने उस डिटेक्टर बेवकूफ बॉस से जाकर कह देना कि मेरी तबीयत खराब है। मायरा ने अपने गाउन को संभालते हुए बहुत ही बेपरवाही और तल्ख लहजे में कहा। उनसे कहना कि मेरा इस झूठी स्माइल वाले ड्रामे का कोटा आज के लिए पूरा हो गया है, इसलिए अब ये सिंडिकेट का तमाशा और अपनी ये नौटंकी वो खुद अकेले संभाले। मैं सोने जा रही हूँ। मारिया की आंखें और बड़ी हो गई। रुद्राक्ष राठौर को डिक्टेटर बेवकूफ और उसकी इतनी बड़ी मीटिंग को तमाशा कहना। मारिया को लगा कि शायद ये लड़की सच में मौत से नहीं डरती। मायरा बिना मारिया के जवाब का इंतजार किए अपने भारी गाउन को समेटते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। मारिया वहीं खड़ी कांपती रही। वो जानती थी कि अगर उसने बॉस को ये बात तुरंत नहीं बताई तो बॉस ने खुद मायरा को कमरे में खून से सने हुए देख लिया तो सबसे पहले गोली मारिया के ही सिर में उतरेगी। वो कांपते कदमों से मेन हॉल की तरफ दौड़ी। मेन हॉल में पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। रुद्राक्ष, जैकी और कुछ पुराने माफिया बॉसेस के साथ खड़ा किसी इंटरनेशनल डीलिंग पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सर्द परफेक्शनिस्ट वाला गुरूर था। तभी मारिया पसीने से तरबतर हाफती हुई वहां पहुंची। उसने बहुत ही घबराहट में जैकी की तरफ देखा। जैकी ने तुरंत बात समझी और रुद्राक्ष के करीब आकर हल्का सा इशारा किया। रुद्राक्ष ने बात रोककर मारिया की तरफ अपनी वो खौफनाक नजरें घुमाई। मारिया की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वो रुद्राक्ष के बिल्कुल करीब गई और कांपते हुए आवाज में उसके कान में फुसफुसाई। बॉस, मैम वॉशरूम से सीधा अपने कमरे में चली गई हैं। उनके चेहरे से खून बह रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और वो पार्टी में वापस नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि आप अपना काम खुद संभाल ले। मारिया के ये लफ्ज जैसे ही रुद्राक्ष के कानों में पड़े, उसका वो ग्रीक गॉड जैसा शांत और कोल्ड चेहरा अचानक किसी खौफनाक तूफान में बदल गया। उसकी उन अथाह काली आंखों में जो एक रफ और बेपरवाह सी चमक थी, वो एक ही सेकंड में किसी डार्क अंधे ब्लैक होल की तरह गहरी और जानलेवा हो गई।
रुद्राक्ष ने मारिया से ये तक नहीं पूछा कि खून कैसे निकला या किसने किया। वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि वॉशरूम में मायरा के पीछे जाने वाली तारा और अब मायरा के चेहरे पर खून, ये पूरा गणित उसके दिमाग में पलक झपकते ही सुलझा लिया था। पास खड़े जैकी ने बॉस की आंखों का वो रंग बदलते देख लिया। वो समझ गया कि आज रात किसी का बचना नामुमकिन है। लेकिन रुद्राक्ष राठौर एक आम गुंडा नहीं था जो वही महफिल में चीखने चिल्लाने लगता। उसने अपने अंदर उबल रहे उस खौफनाक लावे को एक बेहद शांत और जहरीली मुस्कान के साथ पीछे छुपा लिया। उसने अपना वाइन का गिलास पास रखी टेबल पर बहुत ही सलीके से रखा। माफ कीजिएगा जेंटलमैन्स, रुद्राक्ष ने उन माफिया बॉसेस की तरफ देखते हुए एक परफेक्ट होस्ट की तरह बहुत ही अदब में कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक कुछ नाजायज हो गई है। आप लोग पार्टी और इस डिनर को एंजॉय कीजिए। जैकी यहाँ आप सबका ख्याल रखेगा। मैं बस कुछ देर में लौटता हूँ। उन बुढ़े बॉसेस ने सिर हिलाया। किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं लगी कि जो इंसान अभी उनके सामने इतने अदब से मुस्कुरा कर गया है, उसके अंदर इस वक्त मौत का कितना खौफनाक तांडव चल रहा है। लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष उन हॉल के दरवाजे से बाहर निकला, उसका वो परफेक्ट होस्ट वाला नकाब एक झटके में उतर गया। उसकी चाल में अब वो तहजीब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खूंखार और भारी दहशत थी कि कॉरिडोर में खड़े गार्ड्स उसे देखते ही डर से दीवार से चिपक गए। उसकी जैकेट के अंदर छुपी गन का वजन और उसकी वो बारूदी सांसें पूरे माहौल को जमा रही थी। तारा और भवानी सिंह, रुद्राक्ष ने बिना अपनी चाल धीमी किए अपने पीछे तेजी से आ रहे जैकी को एक बेहद नीची और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में फरमान सुनाया, उन्हें पार्टी खत्म होने के बाद हवेली से बाहर मत निकलने देना, उन्हें रेड रूम में शिफ्ट करना। अगर तारा के हाथों से खून की गंध आई तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं उन दोनों बाप बेटी को इसी हवेली के बेसमेंट में जिंदा दफना दूंगा। जैकी ने तुरंत सिर झुकाया। यस बॉस। रुद्राक्ष के जूतों की भारी और खौफनाक खटखट सीढ़ियों पर गूंजने लगी। वो सीधा मायरा के कमरे की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में बस वो एक लाइन गूंज रही थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था। विक्रम ने मायरा को जो बेल्ट से पीटा था वो शादी से पहले की बात थी, लेकिन अब वो मिसेस राठौर थी। उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुरूर और रुद्राक्ष राठौर की चीजों पर खरोच आना मतलब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े दानव को किसी मांद में ललकाना। उसने मायरा के कमरे के भारी दरवाजे के हैंडल को इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी उंगलियों की नसें तन गई। उसके दिमाग में खून सवार था। बिना एक सेकंड की भी देरी किए उसने एक तेज और भारी झटके के साथ उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ खुला। रुद्राक्ष तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। वो सीधा मायरा से उस खून का हिसाब मांगना चाहता था, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखते ही रुद्राक्ष के कदम वही मार्बल के फर्श पर जम गए। उसके अंदर उबलता हुआ वो खौफनाक ज्वालामुखी मानो एक ही सेकंड में बर्फ बन गया। मायरा कमरे के बीचों बीच वॉक इन क्लोजेट के शीशे के सामने खड़ी थी। वो अपना वो भारी एम्ब्रॉयड ग्रीन गाउन उतार रही थी। गाउन की पीछे की जिप पूरी तरह से खुली हुई थी और वो भारी रेशमी कपड़ा उसके कंधों से सरक कर उसकी कमर तक आ गिरा था। उसका बदन, गोरा बदन उस कमरे की पीली रोशनी में चमक रहा था और उस दूधिया रंगत पर उसकी सुर्ख लाल रंग की ब्रा की वो पतली सी स्टेप एक बेहद कातिलाना और बोल्ड कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। उसके खुले हुए बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और शीशे में उसका वो आधा खुला हुआ मदहोश कर देने वाला रूप साफ नजर आ रहा था। अंडरवर्ल्ड का वो सबसे बड़ा दानव जिसने आज तक किसी चीज को देखकर हैरत नहीं जताई थी। उस एक पल के लिए उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसकी वो खौफनाक और अथाह काली आंखें हैरत से फैल गई। उसने आज तक मायरा को सिर्फ बागी नजरों से लड़ते देखा था, लेकिन उसका ये निहत्था और इतना अतरंगी रूप देखकर रुद्राक्ष के उस लोहे के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। दरवाजे की वो भयंकर आवाज सुनते ही मायरा झटके से पलटी। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रुद्राक्ष पर पड़ी, उसकी आंखें खौफ और भयंकर गुस्से से फटी की फटी रह गई।
व्हाट द हेल! मायरा के मुंह से एक चीख निकली। उसने तुरंत घबराहट में अपने गाउन के ऊपरी हिस्से को अपने हाथों से जकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। रुद्राक्ष अपने उस ट्रांस से एक झटके में बाहर आया। अपनी इस हरकत का एहसास होते ही उसने तुरंत एक सज्जन इंसान की तरह अपनी नजरें मायरा से हटाकर नीचे फर्श की तरफ कर दी। उसका वो माफिया वाला खौफनाक रूप एक पल के लिए उस अजीब सी स्थिति के आगे दब गया था। आई एम रियली सॉरी। रुद्राक्ष की आवाज में एक भारीपन था, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल तहजीब और अदब से भरा हुआ था। उसने बिना मायरा की तरफ देखे बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे मुझे नॉक करना चाहिए था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अंदाजा नहीं था। मायरा का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वो गाउन को सीने से चिपकाए हुए किसी घायल शेरनी की तरह भड़क उठी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी के कमरे में ऐसे जानवरों की तरह बिना नॉक किए घुसने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें? रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली। वो मायरा की चोट देखने आया था, उसके गुस्से का डोज लेने नहीं। मैंने माफी मांगी मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने अभी भी अपनी नजरें नीचे रखी थी। मुझे खबर मिली कि आपके चेहरे से खून बह रहा है। मैं बस क्या? ओहो, तो अब तुम्हें मेरी चोट की फिक्र होने लगी। मायरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसका वो तीखा और बागी लहजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। या फिर आपने उस शो पीस का मुआयना करने आए हो कि कहीं पार्टी के मेहमानों के सामने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं हो गई? बाहर निकलो यहाँ से, अभी के अभी। गेट आउट। अपने सो कॉल्ड ड्रामे और अपने पास रखो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी ये बकवास सी शक्ल देखने में। आई सेड गेट आउट। यहाँ से दफा हो जाओ बस। अपनी ये सिंपैथी किसी और को दिखाना। रुद्राक्ष को अपनी हद से ज्यादा शराफत दिखाकर अपनी नजरों को झुकाए खड़ा था। मायरा के इस बेतहाशा चिल्लाने और गेट आउट कहने पर उसके अंदर का वो डिक्टेटर वाला गुरूर फिर से जाग उठा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई। रुद्राक्ष ने आहिस्ता से अपनी वो चील जैसी सर्द और खतरनाक नजरें ऊपर उठाई और सीधा मायरा की आंखों में गाड़ दी। मायरा की बगावत उसे पसंद थी, लेकिन अपनी ही हवेली में गेट आउट सुनना रुद्राक्ष राठौर की बर्दाश्त से बाहर था। उसने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा, बल्कि उसने एक कदम कमरे के अंदर रखा और अपने भारी इटालियन जूते से उस दरवाजे को एक तेज झटके से पीछे धकेल दिया। दरवाजा बंद हो गया और अब वो दोनों उस बंद कमरे में बिल्कुल अकेले थे। मायरा की सांसें अचानक तेज हो गई। तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मैंने कहा बाहर जाओ। रुद्राक्ष ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी जेब में हाथ डाले बहुत ही खामोश लेकिन जानलेवा शिकारी की तरह अंदर चलकर मायरा की तरफ बढ़ने लगा। मायरा घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे शीशा था। वो अपने गाउन को अपने सीने से जकड़े हुए वहीं दीवार से लगकर खड़ी रह गई। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। उन दोनों के बीच अब बस इंच का भी फासला नहीं था। रुद्राक्ष की वो टॉम फोर्ड परफ्यूम और उसकी कड़क बारूद महक ने मायरा के दिमाग को सुन करना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने अपनी जैकेट से हाथ बाहर निकाला। मायरा को लगा वो उसे मारेगा और उसने अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन रुद्राक्ष का हाथ किसी नंगी तलवार की तरह आगे बढ़ा और उसने एक ही झटके में मायरा की नाजुक कमर को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। मायरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा कि मायरा का शरीर उसी आधे खुले और बेबस रूप में रुद्राक्ष के उस चौड़े और चट्टान जैसे सीने से पूरी तरह टकरा गया। गाउन का वो रेशमी कपड़ा और भी नीचे सरक गया, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे गिरने नहीं दिया। उसकी खुरदरी और गर्म उंगलियां मायरा की कमर की त्वचा पर जैसे आग लगा रही थी। मायरा का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने रुद्राक्ष को अपने से दूर धकेलने के लिए अपने कांपते हुए हाथ उसके सीने पर रखे, लेकिन रुद्राक्ष अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। तमीज, इजाजत
और नॉक करने के उसूल। रुद्राक्ष अपनी आवाज को एक खौफनाक और डीप फुसफुसाहट में बदलते हुए मायरा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। मेहमानों के लिए होते हैं। उसकी गर्म सांसें मायरा के होठों से टकरा रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी वो काली अथाह नजरें मायरा की घबराई हुई आंखों में पूरी तरह लॉक कर दी। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। रुद्राक्ष का वो अदब और तहजीब से भरा लहजा अब एक भयंकर अधिकार में बदल चुका था। और तुम मेरी बीवी हो। अपनी बीवी के कमरे में आने के लिए मुझे किसी नॉक, किसी इजाजत या तुम्हारे इन फालतू की तमीजों की कोई जरूरत नहीं है। मायरा की आंखों में अब वो चिल्लाने वाला गुस्सा नहीं था। रुद्राक्ष के इस डार्क और इंटेंस कदम ने उसे अंदर से पूरी तरह झंझोर कर रख दिया था। वो इतने करीब था कि मायरा को अपनी धड़कनें उसके सीने में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों का फोकस मायरा की आंखों से हटाया और बहुत ही आहिस्ता से अपनी नजर मायरा की उस जॉ लाइन पर टिकाई जहां तारा की अंगूठी से लगा वो गहरा कट था और जिसमें से अभी भी खून की एक हल्की सी लकीर गिर रही थी। रुद्राक्ष का वो खौफनाक और डार्क चेहरा अचानक एक अजीब सी शांति में बदल गया, जो किसी आने वाले तूफान की खामोशी थी। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपनी अंगूठी की पोर से मायरा के चेहरे पर बहते हुए उस खून को बहुत ही नजाकत से लेकिन एक अधिकार के साथ पोंछा। रुद्राक्ष के उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, बस एक बेहद खूंखार किस्म का जुनून था। तुम्हें लगता है मैं गेट आउट सुनकर चला जाऊंगा? रुद्राक्ष ने अपनी खून से रंगी हुई उंगली को देखा और फिर वापस मायरा की आंखों में झांकते हुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले लहजे में कहा, इस शो पीस पर, इस जिस्म पर और इसके हर एक जख्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मिसेस राठौर और रुद्राक्ष राठौर अपनी चीजों को लहूलुहान करने वालों को या उन पर चिल्लाने वालों को बख्शने का आदी नहीं है। रुद्राक्ष ने आहिस्ता से मायरा की कमर को छोड़ा। मायरा अभी भी दीवार के सहारे सन खड़ी थी। उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ चुकी थी। रुद्राक्ष एक कदम पीछे हटा। उसने बहुत ही तहजीब से अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। कपड़े बदल लीजिए आप। रुद्राक्ष ने अपनी उसी पुरानी कॉल्ड और शराफत वाली आवाज में वापस आते हुए कहा, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ और अगर खून बहना बंद ना हो तो मुझे बताइएगा। मैं उस खून का हिसाब उस इंसान की जान लेकर चुकाऊंगा जिसने ये करने की जरूरत की है। रुद्राक्ष अपनी नजरों को बिना मायरा के उस बदन पर दोबारा घुमाए दरवाजे की तरफ पलटा और बहुत ही शांत और गुरूर भरी चाल में कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया। मायरा वही शीशे के सामने अपने गाउन को सीने से लगाए पसीने से तरबतर खड़ी रह गई। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। ये रुद्राक्ष राठौर कोई इंसान नहीं, एक ऐसा पजर था जो एक पल में उसे अपनी तहजीब से मारता था, दूसरे पल में अपने डिक्टेटर वाले गुरूर से और तीसरे पल में इस तरह उसकी रूह को अपनी बाहों में जकड़कर सुन कर देता था। मायरा सूर्यवंशी ने मौत से बगावत की थी, लेकिन रुद्राक्ष के इस डार्क और अधिकार भरे इश्क से बचना शायद उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग होने वाली थी। दरवाजा बंद होने के कई मिनट बाद तक मायरा वहीं शीशे के सामने खड़ी रही। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी और दिल सीने से किसी हथौड़े की तरह टकरा रही थी। रुद्राक्ष की वो टॉम फॉर्म परफ्यूम की कड़क गंध और उसकी उंगलियों का वो गर्म पजेसिव स्पर्श अभी भी उसकी कमर पर एक जलते हुए कोयले की तरह महसूस हो रहा था। साइको, पूरा का पूरा साइको है वो इंसान। मायरा ने कांपते हाथों से अपने गाउन को वापस ऊपर खींचा और उसकी जिप बंद करने की कोशिश की। उसका दिमाग पूरी तरह चकरा रहा था। वो उस इंसान को गुस्सा दिलाने, उसे ट्रिगर करने की कोशिश करती थी, लेकिन रुद्राक्ष हर बार खेल को एक ऐसे डार्क और खौफनाक मोड़ पर ले आता था जहां मायरा खुद निहत्थी महसूस करने लगती थी। मायरा ने शीशे में अपनी गर्दन पर लगे उस कट को देखा। खून अब सूखने लगा था। रुद्राक्ष ने जिस खौफनाक शांति से उस खून को देखा था, वो मायरा के जीनियस दिमाग में खतरे की घंटी बजा रहा था। मैं उस खून का हिसाब उस इंसान की जान लेकर चुकाऊंगा। रुद्राक्ष के ये शब्द उसके कानों में गूंजे। मायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो तारा से नफरत करती थी,
उसे तारा की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अगर रुद्राक्ष ने हवेली में भवानी सिंह जैसे बड़े सिंडिकेट मेंबर की बेटी को मार दिया तो हवेली में भयंकर बवाल मचेगा। वही हवेली के सबसे निचले हिस्से में बना ये कमरा किसी काल कोठरी से कम नहीं था, जहाँ की दीवारें मोटी थी, जहाँ से चीखें कभी बाहर नहीं जाती थी। कमरे के बीचों बीच लोहे की दो कुर्सियों पर तारा और भवानी सिंह बैठे थे। तारा का वो वाइन रेड गाउन अब धूल और पसीने से सन चुका था। उसका सारा घमंड आंसुओं में बह चुका था। भवानी सिंह का चेहरा गुस्से और खौफ से लाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? भवानी सिंह जैकी पर चिल्ला रहा था। मैं सिंडिकेट का सबसे पुराना मेंबर हूँ। रुद्राक्ष को आने दो, मैं उसे बताऊंगा कि बेसमेंट की लोहे की सीढ़ियों पर उतरते हुए उन भारी जूतों की आवाज ने भवानी सिंह की आवाज को गले में ही घोट दिया। अंधेरे को चीरता हुआ रुद्राक्ष अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी। वाइन शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी सर्द, खौफनाक और बर्फीली शांति थी जो किसी के भी प्राण सुखा दे। रुद्राक्ष बिना कुछ बोले बहुत ही इत्मीनान से चलता हुआ भवानी सिंह और तारा के सामने आकर खड़ा हो गया। कमरे में इतना सन्नाटा था कि सिर्फ पानी टपकने की आवाज आ रही थी। रुद्राक्ष, ये क्या बदतमीजी है? भवानी सिंह ने अपनी कांपती आवाज में रोब डालने की कोशिश की। मेरी बेटी को तुमने ऐसे यहाँ क्यों? भवानी काका। रुद्राक्ष की आवाज बिल्कुल नीची थी, लेकिन उसमें जो खौफ था उसने तारा को बुरी तरह कपा दिया। मैंने महफिल में आपसे कहा था कि बुजुर्गों की जवान काटना मुझे पसंद नहीं। रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डाले तारा की तरफ मुड़ा। तारा डर से मारे कुर्सी पर पीछे सिकुड़ गई। लेकिन आपकी इस बेटी के हाथों को आज कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई थी। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से अपना बायां हाथ बढ़ाया और तारा की उस कलाई को जकड़ लिया जिसमें वो भारी डायमंड रिंग थी। रुद्राक्ष का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। नहीं, प्लीज रुद्राक्ष, मैंने कुछ नहीं किया। वो मायरा झूठ बोल रही है। तारा पागलों की तरह रोने लगी। मेरी बीवी झूठ नहीं बोलती। रुद्राक्ष ने उसकी कलाई को हल्का सा ऊपर उठाया और उस नुकीले हीरे को देखा, और उसका खून तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्राक्ष ने बिना अपनी नजरों का गुरूर कम किए तारा की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही तहजीब से पूछा, इसी उंगली ने मेरी बीवी के चेहरे को छुआ था ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। तारा गिड़गिड़ाने लगी। रुद्राक्ष ने तारा की कलाई जैकी के हाथ में थमा दी। उसने खुद अपने हाथों से खून बहाना अपने रुतबे के खिलाफ समझा। उसकी उंगली काट दो और हाथ जॉइंट से तोड़ दो। रुद्राक्ष ने बिना पलक झपकाए अपनी उसी सपाट और खौफनाक आवाज में जैकी को ऑर्डर दिया, ताकि अगली बार ये हाथ किसी पर उठने से पहले दर्द से कांपे। नहीं, डैड बचाओ। तारा चीखी। एक भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली हड्डी टूटने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। तारा की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो दर्द से बेहोश होकर कुर्सी पर लटक गई। भवानी सिंह अपनी जगह से उछल पड़ा। रुद्राक्ष, तूने मेरी बेटी का हाथ तोड़ दिया। मैं सिंडिकेट में तुझे बर्बाद कर दूंगा। तेरी गद्दी, आपकी गद्दी अब मेरे जूतों के नीचे है काका। रुद्राक्ष ने अपना रुमाल निकाला, अपने हाथों को पोंछा। भले ही उसने तारा को छुआ तक नहीं था, और रुमाल को भवानी सिंह के मुंह पर फेंकते हुए एक डिक्टेटर की तरह कहा, आज रात से सिंडिकेट के बोर्ड में आपकी कोई कुर्सी नहीं है, और अगर कल सुबह का सूरज निकलने से पहले आपने और आपकी इस बेटी ने ये शहर नहीं छोड़ा तो अगली बार उंगलियां नहीं सीधे सिर कटेगा। रुद्राक्ष पलटा और बिना उस चीख पुकार पर कोई ध्यान दिए बहुत ही खौफनाक और भारी चाल में बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। उसका गुरूर और उसकी बीवी की शान दोनों का हिसाब वो चुका चुका था। वहीं मायरा का कमरा, शहर के सबसे बड़े और नामी सर्जन के हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो किसी इंसान के चेहरे पर पट्टी नहीं लगा रहा हो, बल्कि किसी टाइम बम की तरह काट रहा हो। मायरा बिस्तर के किनारे बैठी थी। डॉक्टर ने बहुत ही घबराहट और सावधानी से उसकी जॉलाइन के उस कट को साफ किया और उस पर एक छोटी सी बटरफ्लाई बैंडेज लगा दी। मैम, घाव गहरा नहीं है, बस स्किन कटी है। निशान कुछ दिन में चला जाएगा, डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा। उसे साफ हिदायत थी कि अगर मिसेस राठौर को दर्द हुआ तो उसका क्लिनिक सुबह तक जमीन में मिला दिया जाएगा।
थैंक यू डॉक्टर, मायरा ने बहुत ही रूखेपन से कहा। डॉक्टर के जाते ही मायरा ने अपना सिर तकिए पर टिका दिया। साइको, पूरा का पूरा खानदानी साइको है। वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है इस डिक्टेटर ने। खुद तो अपनी उस चमची तारा के साथ वहां मलिका मलिका खेल रहा था और मुझे यहाँ पट्टी बंधा दिया। वहीं स्टडी रूम बेसमेंट में तारा और भवानी का गुरूर तोड़ने के बाद रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में अपनी चेयर पर बैठा एक सिगार पी रहा था। उसका चेहरा अभी भी एक खौफनाक और सर्द शांति से ढका हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई और मारिया अंदर आई। बॉस, मारिया ने नजरें झुकाए हुए कहा। सही है वो, रुद्राक्ष ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए बिना कोई एक्स्ट्रा फ्रिक दिखाए बिल्कुल सपाट और कोल्ड आवाज में पूछा। यस बॉस, मारिया ने जल्दी से जवाब दिया। डॉक्टर ने पट्टी लगा दी है, मैम आराम कर रही हैं। रुद्राक्ष ने सिर्फ एक हल्का सा सिर हिलाया और वापस अपनी फाइल देखने लगा। उसका काम खत्म हो गया था। उसे कोई रोमांटिक हीरो की तरह बीवी के सिरहाने बैठकर आंसू नहीं बहाने थे। रात के 2:30 बजे हवेली का किचन कमरे में शांति तो थी, लेकिन मायरा की नींद पूरी तरह उठल चुकी थी। पार्टी से गुस्से में आने के चक्कर में वो डिनर करना भूल गई थी और अब रात के 2:30 बजे उसके पेट में चूहे ऐसी भयंकर रेस लगा रहे थे कि दर्द होने लगा था। शिट, एक तो इस घर में आकर मेरी भूख और बढ़ गई है, मायरा ने पेट पकड़ते हुए झुंझलाहट में कहा। वो बिस्तर से उठी। उसने एक ओवरसाइज ग्रे हुडी और लोवर पहना हुआ था। बाल एक रफ से जूड़े में बंधे थे। वो दबे कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे किचन में आई। वो जानती थी कि हवेली में नौकर है, लेकिन किसी को रात के 2:30 बजे उठाकर अपने लिए खाना बनवाना उसके उसूलों और उसकी जिद के खिलाफ था। किचन में सिर्फ ओवन की डिजिटल घड़ी की हल्की सी रोशनी थी। मायरा ने किचन की मेन लाइट चलाई और सीधा उस डबल डोर फ्रिज की तरफ गई। उसने फ्रिज खोला तो उसकी आगे फटी की फटी रह गई। फ्रिज अंदर से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की पेंट्री लग रही थी। उसमें इटालियन ट्रफल, महंगी वाइन, कच्चा सैल्मन, फिश, एक्सोटिक बेरीज और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब विदेशी सामान भरा पड़ा था। ये लोग क्या सिर्फ घास फूस और कच्चा मांस खाते हैं? मायरा ने डिब्बों को इधर उधर खिसकाते हुए गुस्से में बड़बड़ाई। एक ढंग की मैगी, ब्रेड या कल की बची हुई दाल सब्जी नहीं है इस घर में। करोड़पति होने का क्या फायदा जब रात को खाने के लिए कोई ढंग की चीज ही ना मिले। वो गुस्से में फ्रिज बंद करने ही वाली थी कि अगर हवेली का राशन चेक हो गया हो मिसेस राठौर, तो क्या मैं पानी ले लूं? एक बेहद भारी, खुरदरी और नींद से जागी हुई ठंडी आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई। मायरा बुरी तरह चौंक गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। रुद्राक्ष किचन के आइलैंड काउंटर के पास खड़ा था। उसने कोई शर्ट नहीं पहनी थी, बस एक डार्क ग्रे रंग का सिल्क ट्राउजर पहना हुआ था। उसका वो कसरती चौड़ा सीना और उस पर बने हुए कुछ पुराने हल्के निशानों ने एक पल के लिए मायरा के सांसों को रोक दिया। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जो उसे उसके माफिया वाले लुक से अलग एक बेहद रॉ और इंटेंस लुक दे रहा था। मायरा ने तुरंत अपनी नजरों को उसके सीने से हटाकर उसकी आंखों पर टिका लिया, ताकि रुद्राक्ष को ये ना लगे कि वो उसे घूर रही थी। रुद्राक्ष ने अपना गिलास काउंटर पर रखा। उसके होठों का एक कोना हल्का सा ऊपर उठ गया। एक व्यंग भरी डार्क स्माइल। तुम ऐसे बिना आवाज किए भूत की तरह क्यों आ जाते हो? मायरा ने फ्रिज का दरवाजा बंद करते हुए चिढ़कर कहा। रुद्राक्ष ने पानी का गिलास उठाया। उसने मायरा के उस हुडी वाले कैजुअल और क्यूट लुक को एक सेकंड के लिए देखा। उसकी जॉलाइन की उस पट्टी पर नजर डाली और फिर पानी पीते हुए बहुत ही बेरुखी से बोला, ये मेरा घर है, मैं यहाँ चल कर ही आता हूँ। सवाल ये है कि रात के 2:30 बजे आप इस फ्रिज में कौन सा खजाना ढूंढ रही हैं? खजाना नहीं, खाना ढूंढ रही हूँ, मायरा ने मुंह बनाते हुए और अपने पेट की भूख को छिपाते हुए तीखे लहजे में कहा। बट सीरियसली मिस्टर राठौर, तुम्हारे इस 5 स्टार जेल में इंसान के खाने लायक कुछ है भी, या तुम लोग सिर्फ ये विदेशी पत्तियां चबाकर जिंदा रहते हो? रुद्राक्ष ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी पानी पीने लगा। मायरा की नजर एक बार फिर उसके उस चौड़े, कसरती और नंगे सीने पर गई। उसने तुरंत अपनी आंखें चुराई, लेकिन उसका चिड़चिड़ापन अब और बढ़ गया था। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली,
और वैसे क्या तुम्हारी इस करोड़ों की हवेली में कपड़े का अकाल पड़ गया है जो तुम ऐसे बिना शर्ट के किसी के भी सामने घूम रहे हो? हवेली में इतने सारे नौकर है, गार्ड्स है, कोई तुम्हें ऐसे आधे कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? पानी पीते हुए रुद्राक्ष का हाथ अचानक रुक गया। उसने बहुत ही आहिस्ता से पानी का गिलास काउंटर पर रखा। उसने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। उसने उन सर्द और सख्त होठों पर एक बहुत ही अजीब, डार्क और मदहोश कर देने वाली मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा और मायरा के थोड़े करीब आते हुए बहुत ही गहरी, खुरदरी आवाज में बोला, क्या सोचेगा? या तुम्हें जलन होगी बेबी? रुद्राक्ष ने अपना चेहरा हल्का सा मायरा की तरफ झुकाया। उसकी आंखों में वो डार्क फ्लर्ट वाली चमक फिर से लौट आई थी कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे इस शरीर को देखे। मायरा के गाल एक सेकंड में गुस्से और अजीब सी झेप से लाल हो गए। उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए बल्कि अपनी आंखें और बड़ी करते हुए भड़क उठी। ओ हेलो, खुद को समझते क्या हो तुम? इतने भी कुछ खास नहीं लगते तुम और तुम्हारा शरीर। मायरा ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए एक बेहद तीखे और मुंह फट अंदाज में कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का, और जलन तो बहुत दूर की बात है। तुम चाहो तो बिना कपड़ों के पूरे हवेली में चक्कर लगाओ, आई डोंट केयर। रुद्राक्ष की वो डार्क स्माइल और गहरी हो गई। मायरा का ये झजलाना उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून और मजा दे रहा था। मायरा ने देखा कि वो उसे अपनी नजरों से घूर रहा है तो उसने तुरंत बात पलटने और पलटवार करने का फैसला किया। उसका जीनियस दिमाग हर बार याद रखता था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और रुद्राक्ष को उसी के जाल में फंसाते हुए पूछा, वैसे तुम मेरी बात छोड़ो, तुम खुद यहाँ क्या कर रहे हो? पानी लेने आए हो ना? मायरा ने काउंटर पर रखे उस गिलास की तरफ इशारा किया। हाँ, रुद्राक्ष ने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी बाहें अपने नंगे सीने पर बांध ली। तो मायरा के होठों पर अब एक विजयी और ताने भरी मुस्कान आ गई। उस रात तो मुझे बड़ा भारी भाषण दे रहे थे। तुम्हारे बिस्तर के बगल में बजर है, उसे दबाने से नौकर पानी लाते हैं। खुद आकर बेवकूफी मत दिखाओ। अब क्या हुआ मिस्टर डिक्टेटर? तुम्हारा वो नौकरों वाला नियम कहाँ गया? आप खुद रात के 2:30 बजे पानी लेने नीचे क्यों आ गए? अब तुम्हारा माफिया वाला ईगो हट नहीं हुआ? रुद्राक्ष ने एक गहरी ठंडी सांस ली। इस लड़की की याददाश्त और इसकी जबान दोनों किसी तेज धार वाले रेजर की तरह चलती थी। उसने अपनी उंगलियों से अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किया और काउंटर पर हल्का सा झुकते हुए मायरा की आंखों में झांका। मेरे नियम मेरी मर्जी से बनते हैं और मेरी मर्जी से टूटते हैं, मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत लेकिन अधिकार भरी लहजे में कहा, और मैं नौकरों को तब जगाता हूँ जब हवेली में कोई कचरा फैला हो। अपने खुद के पानी पीने के लिए मैं दूसरों का मोहताज नहीं हूँ। वाह, मतलब अपने लिए सारे नियम अलग और मेरे लिए अलग। क्या बात है मिस्टर? मायरा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तुम्हारी इस हिपोक्रेसी का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो मेरे पास बहुत है। रुद्राक्ष ने बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी आवाज को धीमे किया। लेकिन फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी भूख तुम्हारे इस फालतू के गुस्से पर भारी पड़ रहा है। रुद्राक्ष अपनी जगह से हटा और सीधे फ्रिज की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और अंदर से कुछ टमाटर, लहसुन और पास्ता का एक पैकेट बाहर निकाल दिया। मायरा सन खड़ी रह देखती रही। ये तुम क्या कर रहे हो? मायरा ने उसकी तेज चलती उंगलियों को हैरानी से देखते हुए पूछा। तुमसे बहस करने से बेहतर है कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूं। रुद्राक्ष ने बहुत ही रफ तरीके से चॉपिंग बोर्ड निकाला और चाकू हाथ में ले लिया, वरना तुम्हारा ये बगावती दिमाग सुबह तक मेरी पूरी हवेली के फ्रिज को गालियां देता रहेगा। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मायरा का ईगो अचानक बीच में आ गया। वो पहले ही इस इंसान के अजीबोगरीब बर्ताव से उलझी हुई थी। अब उससे खाना बनवाकर खुद को कमजोर साबित करना नहीं चाहती थी। छोड़ो, दूर हटो यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी। ये कहते हुए मायरा ने आगे बढ़कर रुद्राक्ष को किनारे करने के लिए अपने सीने पर अब दोनों हाथ रख दिए और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसके ठंडे कांपते हाथों की हथेलियां रुद्राक्ष के उस नंगे, कड़क और चौड़े सीने से टकराई, मायरा की सांसें वहीं अटक गई। रुद्राक्ष अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं खिसका। लेकिन मायरा को अचानक एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। रुद्राक्ष के शरीर की वो तेज गर्माहट, उसके सीने के अंदर एक शांत लय में धड़कता हुआ उसका दिल और उसकी वो नशीली महक
मायरा की उंगलियां जैसे उस सख्त त्वचा पर जम सी गई। वो अपना हाथ हटाना ही भूल गई और बस अपनी फटी हुई आंखों से रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष ने कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। उसने बस अपना चाकू काउंटर पर रखा। उसके चेहरे पर वो ही सर्द खामोशी थी, लेकिन उसकी उन गहरी अथाह आंखों में एक बेहद डार्क और शरारती सी चमक आ गई। उसने हल्का सा अपना चेहरा मायरा की तरफ झुकाया। क्या हुआ बेबी? रुद्राक्ष की आवाज उस सन्नाटे में एक खुरदरी मदहोश कर देने वाली वाइब्रेशन की तरह गूंजी। क्या मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही अच्छी है जो आपके ये हाथ यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे? रुद्राक्ष का ये डार्क फ्लर्ट और वो ताना सुनकर मायरा एक झटके में अपने होश में आई। उसके गालों पर शर्म और गुस्से की वजह से एक गहरा लाल रंग छा गया। उसने तुरंत अपने हाथ ऐसे पीछे खींचे जैसे किसी जलते हुए कोयले को छू लिया हो। अपनी झेप और उन अजीब से इमोशन को छिपाने के लिए उसने अपने गुस्से का सहारा लिया। ओ प्लीज, मायरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए बहुत ही चिढ़ हुए और तीखे लहजे में कहा, अपनी ये गलतफहमियां अपने पास ही रखो। तुम्हारे इस माफिया वाले शरीर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे तुम्हारी किसी मदद या तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है, समझ गए? मैं खुद अपना खाना बना सकती हूँ। रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही व्यंग भरी लेकिन शांत मुस्कान तैर गई। शौक से बनाइए मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने बहुत ही अदब से एक कदम पीछे ले लिया और रास्ता छोड़ दिया। मुझे भी तो देखना है कि आपका ये गुरूर किचन में क्या कमाल दिखाता है। मायरा ने एक एटीट्यूड के साथ चाकू और टमाटर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मायरा का दिमाग भले ही जीनियस था, वो बड़ी से बड़ी चालें समझ सकती थी, लेकिन खाना बनाना उसके लिए किसी एलियन काम जैसा था। विक्रम सूर्यवंशी की उस नर्क जैसी हवेली में उसे हमेशा एक अंधेरे कमरे में कैद रखा जाता था। उसे खाने में सिर्फ बचा कुचा और सबसे सड़ा हुआ खाना मिलता था। किचन में तो उसके जाने पर सख्त पाबंदी थी ताकि वो कहीं से खाना चुरा कर अपनी भूख न मिटा ले। उसने आज तक गैस जलाकर एक चाय तक नहीं बनाई थी। अब वो काउंटर के सामने खड़ी थी। उसने गैस ऑन की, पैन चढ़ाया और टमाटर को काटने के लिए चाकू ऐसे पकड़ा जैसे किसी का कत्ल करने जा रही हो। रुद्राक्ष वहां से गया नहीं। वो काउंटर के दूसरी तरफ बिल्कुल मायरा के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी दोनों बाहें अपने उस कसरती सीने पर बहुत ही कैजुअल तरीके से बांध ली और मायरा को झुकते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और चुपचाप मजे लेने वाला भाव था। मायरा ने एक टमाटर बहुत ही अजीब तरीके से काटना शुरू किया। टमाटर के अजीबोगरीब और मोटे टुकड़े कट रहे थे। उसका ध्यान चाकू पर कम और सामने खड़े रुद्राक्ष पर ज्यादा था, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। मायरा से रहा नहीं गया। उसने चिढ़कर चाकू काउंटर पर पटका। ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? मायरा ने भड़कते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हल्का सा तिरछा किया। मैं घूर नहीं रहा हूँ, मैं बस बहुत ही तहजीब के साथ इस आने वाली तबाही का मुआयना कर रहा था। रुद्राक्ष के इस तहजीब वाले ताने पर मायरा का मुंह बुरी तरह बन गया। कोई तबाही नहीं आने वाली, मैं कर रही हूँ ना। उसने सिर्फ फिर से चाकू उठाया। इस बार वो लहसुन छिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न तजुर्बा होने की वजह से चाकू का एंगल बार बार बिगड़ रहा था। झुंझलाहट में मायरा ने जोर लगाया और चाकू तेजी से लहसुन से फिसलकर सीधा उसकी उंगली की तरफ बढ़ा। मायरा, इससे पहले कि वो तेज धार वाला चाकू उसकी उंगली को चीरता, रुद्राक्ष का वो भारी चट्टान जैसा हाथ हवा को चीरता हुआ आगे आया और उसने मायरा की कलाई को हवा में ही इतनी जोर से जकड़ लिया कि चाकू छिटक कर काउंटर पर गिर पड़ा। मायरा की सांसें अटक गई। रुद्राक्ष, जो अभी तक आराम से मजे ले रहा था, उसके चेहरे की वो स्माइल और वो कैजुअल अंदाज एक सेकंड में गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब एक बेहद खौफनाक और डार्क गुस्सा था। ये गुस्सा उसके लिए नहीं बल्कि मायरा की इस बेवकूफ़ी के लिए था। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये आज़ादी का नाटक। रुद्राक्ष ने उसकी कलाई को बिना कोई चोट पहुंचाई लेकिन एक भयंकर अधिकार के साथ जकड़ते रखा।
उसकी आवाज अब किसी डिक्टेटर की दहाड़ जैसी थी। छोड़ो मुझे, मैं कर लूंगी। मायरा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने मायरा को हल्का सा काउंटर की तरफ धकेला और वो खुद एक कदम आगे बढ़ा। अब वो मायरा के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि उसकी बारूदी सांसें सीधा मायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने कहा ना, चुपचाप साइड में बैठो। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा मायरा के चेहरे के बिल्कुल पास झुका लिया। उसकी आंखों में अब कोई फ्लर्ट नहीं था, बस एक ऐसा खौफनाक और गहरा हुक्म था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर इस हाथ पर एक भी नया कट लगा तो मैं तुम्हें इस किचन में कभी कदम नहीं रखने दूंगा। वहां उस स्टूल पर बैठो और चुपचाप मुझे देखने की आदत डालो। मैं बनाता हूँ। रुद्राक्ष का वो डार्क पजेसिव और इंटेंस अंदाज, उसकी आंखों का वो गहरा समुंदर और उसकी वो आवाज जो सीधा मायरा के रूह में उतर रही थी। मायरा चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। उसका वो बागी और तेज चलने वाला दिमाग रुद्राक्ष की इस खूंखार और केयरिंग रूप के सामने एकदम शांत हो गया। उसने बिना कोई बात बहस किए चुपचाप सिर झुकाया और पास के स्टूल पर जाकर बैठ गई। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली, अपना गुस्सा शांत किया और फिर से काउंटर की तरफ मुड़ा। वो खूंखार माफिया बॉस जिससे शहर का हर गुंडा कांपता था, वो रात के 2:30 बजे बिना शर्ट के किचन के काउंटर पर टमाटर और लहसुन ऐसे काटने लगा जैसे कोई प्रोफेशनल मास्टर शेफ हो। मायरा अपनी पूरी लड़ाई और जिद भूलकर हैरत से उसकी तेज चलती उंगलियों और उसके उस चांद चेहरे को घूरने लगी। तुम्हें तुम्हें वाकई खाना बनाना आता है? मायरा के मुंह से अनजाने में ही वो सवाल निकल गया। रुद्राक्ष ने बिना मुड़े बहुत ही परफेक्ट अंदाज में पास्ता को उबलते पानी में डालते हुए अपनी उसी सर्द और भारी आवाज में कहा, अंडरवर्ल्ड की गद्दी मुझे खैरत में नहीं मिली थी मिसेस राठौर। मैंने सालों तक अकेले और अंधेरे में सरवाइव किया है, और जो इंसान मौत को हराना जानता है उसे अपनी भूख मिटाना भी आता है। मेरी इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो अपने हथियार और अपना खाना दोनों खुद तैयार करने पड़ते हैं। रुद्राक्ष के इस लहजों में उसकी जिंदगी का वो डार्क और खतरनाक सच छिपा था जिसने मायरा को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उस खौफनाक इंसान ने एक बेहतरीन अरेबियन पास्ता तैयार किया। उसने उसे एक खूबसूरत प्लेट में निकाला, ऊपर से थोड़ा सा परमेजान चीज डाला और प्लेट को बहुत ही इत्मीनान से मायरा के सामने स्टूल वाले काउंटर पर रख दिया। खाइए, रुद्राक्ष ने एक फोर्क प्लेट के पास रखते हुए बहुत ही अदब से लेकिन उसी ठंडे लहजे में कहा, और इसके बाद मुझे इस बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि राठौर मैंशन की मालकिन को आधी रात को भूखा रहना पड़ा। मायरा ने चिढ़कर मुंह बनाया, लेकिन उस पास्ता से उठी हुई वो बेहतरीन खुशबू और रुद्राक्ष का वो सुलझा हुआ लेकिन उलझा देने वाला माफिया वाला रवैया, इन सब ने मायरा को मजबूर कर ही दिया। उसने फोर्क उठाया और चुपचाप खाने लगी। रुद्राक्ष वहीं काउंटर पर हाथ टिकाए खड़ा रहा। मायरा को शांति से खाना खाते देख उसके उस खौफनाक और पत्थर जैसे चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी सी राहत तैर गई। ये रात उन दोनों के बीच की नफरत और बगावत को एक बिल्कुल ही नए डार्क और अनकहे रिश्ते की तरफ ले जा रही थी। रुद्राक्ष ने देखा कि मायरा कैसे बिना कुछ बोले शांति से खा रही थी। उसकी जॉलाइन पर लगी वो सफेद पट्टी अभी भी रुद्राक्ष को तारा की उन गलती की याद दिला रही थी, लेकिन इस वक्त मायरा का वो बच्चा सा भूखा रूप रुद्राक्ष के अंदर एक अजीब सा ठहराव ला रहा था। तुमने, मायरा ने पास्ता चबाते हुए अपनी नजरें प्लेट पर ही रखी और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तुमने तारा का क्या किया? रुद्राक्ष, जो पलटने ही वाला था, रुक गया। उसने मायरा को देखा। उसकी आंखों में वापस वो ही माफिया वाला खौफनाक और डार्क साया आ गया। आपको तारा की फिक्र हो रही है या मेरी दरिंदगी की जानकारी चाहिए? रुद्राक्ष ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मायरा ने अपनी आंखें उठाई और सीधा रुद्राक्ष को देखा। मुझे बस इतना जानना है कि जो इंसान मुझे पट्टी बनवाने के लिए अपनी आधी हवेली सिर पर उठा सकता है, उसने अपनी शो पीस पर खरोच लगाने वाले के साथ क्या किया होगा? रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और डार्क मुस्कान आ गई। वो मायरा के करीब झुका। उसने
मिसेस राठौर के चेहरे पर सिर्फ एक खरोच लगाई थी। रुद्राक्ष ने अपनी आवाज को इतना नीचा और रोंगटे खड़े कर देने वाला कर दिया कि मायरा की धड़कनें तेज हो गई। मैंने उसका वो पूरा हाथ ही हमेशा के लिए तोड़ दिया है। मायरा की आंखें हैरत से फैल गई। उसका फोकस प्लेट में ही रह गया। तारा का हाथ तोड़ दिया, कहा था ना। रुद्राक्ष सीधा खड़ा हुआ और अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक डिक्टेटर की तरह बोला कि रुद्राक्ष राठौर अपनी चीजों को लहूलुहान करने वालों को बख्शता नहीं है। अपना पास्ता खत्म करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। ये कहकर रुद्राक्ष मुड़ा और सीढ़ियों के उस अंधेरे में गायब हो गया। मायरा उस शांत किचन में अकेले रह गई। सामने रुद्राक्ष का बनाया हुआ पास्ता था और दिमाग में उसके वो खौफनाक लफ्ज, ये इंसान केयर भी इस तरह करता था कि सामने वाले की रूह कांप जाए। मायरा को समझ गया था कि रुद्राक्ष राठौर की इस चक्रव्यूह में उलझना आग से खेलने से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था।